हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और आज हम लोग रिफ्लेक्शन पर बात कर रहे हैं बेटा, वन शॉट में बात कर रहे हैं ताकि बार बार जो है आपको परेशान ना होना पड़े लेक्चर्स के अंदर, है ना। और बिल्कुल ईजियर वे में बात करेंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में बात करेंगे ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए और आप परीक्षा में भी अच्छा कर सको। तो चलिए बिना समय गवाए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मामला क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट। अरे लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, तो पहले तो लाइट से ही रिलेटेड फेनोमेना है ना, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो। तो पहले लाइट क्या है ये समझ लो। एक एनर्जी है जो किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। ठीक है, लाइट ना हो अंधेरा रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो लाइट एक मीडियम ऑफ इल्यूमिनेशन है जो किसी भी चीज को विजिबल करता है। ओके, सिंपल सी बात है। द मीडियम ऑफ इल्यूमिनेशन दैट मेक्स साइट पॉसिबल, बता ही दिया मैंने आपको। इसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। पीछे का लाइट ऑफ कर देना। इसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, मतलब ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। आपने 8 में भी पढ़ा होगा। इसका मैक्सिमम स्पीड बेटा कहाँ होता है? वैक्यूम में। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में है तो बाकी जगह कम भी होता है क्या? हाँ बेटा, एयर में आएगा तो थोड़ा सा कम होगा, वाटर में आएगा और भी कम होगा, ग्लास में आएगा और भी कम होगा। ठीक है, तो प्लास्टिक में जाएगा वैरी करेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कोई भी ऑप्टिकल मीडियम आप ले लीजिए। ठीक है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही होती है, बाकी मीडियम में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, या वेरिएबल ऑप्टिकल मीडियम लीजिएगा तो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये नॉन मैकेनिकल वेव है क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है जी। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस और अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मामला क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, किसी भी शाइनी सरफेस से टकराती है या पॉलिश सरफेस से टकराती है और टकरा करके अपने ही मीडियम में बाउंस कर जाती है, उसी मीडियम में, जैसे मान लो कि एयर से आई थी और एयर में ही वापस चली गई। ठीक है, जिस मीडियम से आई थी उसी में बाउंस कर गई, तो बेटा ये फेनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बाउंसिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, या जो भी और भी टर्म्स देख रहे हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। आगे बात करते हैं बेटा। अब मिरर क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है, आप क्या करो ना कि आप एक शीशा ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो और उसका एक सरफेस पॉलिश कर दो। ठीक है, एजी वगैरह से पॉलिश किया जाता है तो पॉलिश कर दो। अब ये बन गया मिरर। अब ये बन गया मिरर क्योंकि मिरर में 2 सरफेस रहता है बेटा, एक पॉलिश सरफेस रहता है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। जिधर से आपने पॉलिश किया वो पॉलिश सरफेस हो गया, और जिधर आप खड़े होकर अपना चेहरा देखते हो, जिधर से लाइट आती है रिफ्लेक्ट करके निकल जाती है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है बेटा, तो इट इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। स्वाभाविक है कि ये लाइट को क्यों पास होने देगा, ये लाइट को क्यों पास होने देगा बताओ? हमने पॉलिश कर दिया है ना। अगर ट्रांसपेरेंट रहता तो पास होने देता, पॉलिश कर दिए, अब ये इससे टकराएगा और सेम मीडियम में इसको बाउंस करवा देगा। ठीक है, तो लाइट को जो पास होने नहीं देगा, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो मिरर बन गया, मिरर हो गया। अब है डिफाइन रे एंड बीम ऑफ लाइट। फटाफट समझते जाओ बेटा। डिफाइन रे एंड बीम ऑफ लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है,
उसी डायरेक्शन में आप इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर दो, इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर दो। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हमने जब इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर दिया तो ये कहलाता है बेटा रे ऑफ लाइट, है ना। और कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट को बेटा कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। जैसे सन से क्या आती है, बीम ऑफ लाइट आती है। एक वेव तो आती नहीं है, एक वेव आए तो चलो उसको रे कंसीडर कर लें, ढेर सारी वेव्स आती है, ठीक है, तो बेटा बीम ऑफ लाइट आती है, इसलिए कहा जाता है कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये मान लीजिए आपका मिरर हो गया, एक सरफेस हमने पॉलिश भी कर दिया इसका। अब कोई रे आती है टकराने के लिए, सिंगल वेव ऑफ लाइट आती है इससे टकराने के लिए, तो जो रे इस पर आके टकरा रही है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये बाउंस कर रही है तब इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। दोनों बात समझ में आ गई बेटा? कोई रे जो टकराने आई है, आके टकरा रही है, इंसिडेंट रे हो जाती है, और जब वो बाउंस कर जाती है तब वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। चलो भाई ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब इसके बीच एंगल भी बन रहा है क्या बेटा? इस एंगल का आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, तो इसको हम लोग बेटा नॉर्मल कहते हैं, है ना। तो जब आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। अब एंगल 1 को देखिए, ये बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और बेटा एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये भी बात क्लियर हो गई कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। देखो बेटा, इस रे को बताना क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करती है बेटा, एक ही लेवल में लाई करती है, और एट द सेम पॉइंट, ठीक है। और दूसरा तो मैंने आपको अभी तुरंत बता ही दिया कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो बस यही है, दो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट, और एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इमेज क्या होता है और ये बनता कैसे है। देखो बेटा, लाइट के इंटरैक्शन के कारण, लाइट के इंटरैक्शन के कारण मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट के एक्शन के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस फॉर्म होता है ना किसी भी मिरर पर, जैसे आप सामने खड़े हो, आपका अपीयरेंस बन रहा है मिरर पर, तो बेटा उसको क्या कहा जाएगा? इमेज। और क्यों बना? क्योंकि करोड़ों लाइट वहां जो है अपना काम कर रही है, मिलियंस ऑफ रेज अपना काम कर रही है, करोड़ों लाइट की रे अपना काम कर रही है, आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है और मिरर में जाके इमेज बना रही है। ओके, अब इमेज को मतलब इमेज मतलब हो गया आपका अपीयरेंस जो लाइट के इंटरैक्शन के कारण बनता है, या ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस जो लाइट के इंटरैक्शन के कारण बनता है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, अगर हम लोग इमेज की बात करें तो करोड़ों रेज मिलके इमेज बनाती है, लेकिन जब दिखाना हो ना तो हम लोग 2 या 3 रे मैक्सिमम यूज करते हैं। अब करोड़ों रे कैसे ड्रॉ कर सकता है कोई? ठीक है,
चाहे मिरर के लिए यूज कर लो, लेंस के लिए यूज कर लो, 2 रे काफी होता है, कभी कभार 3 रे की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखो कि रे सही में जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तब बनने वाला इमेज, मान लो ये रे 1 हो गया बेटा, ये रे 2 हो गया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे है और सही में जाके इंटरसेक्ट कर रही है, वहां इमेज बन रहा है, तो बेटा ये रियल इमेज होता है। और अगर कोई 2 रे है जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लगता है कि कहीं जाके इंटरसेक्ट कर सकती है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है, वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, तब जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज। तो 2 रे के इंटरसेक्शन से आप इमेज का लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं। अगर रेज सही में मिल रही है तो रियल इमेज, और अगर वर्चुअली मिल रही है, सही में नहीं मिल रही है, ठीक है, तो बेटा वर्चुअल इमेज। अब पहचानने का तरीका देख लो, पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मान लो ए बी है, अगर इसका इमेज उल्टा बन जाता है, कोई आदमी खड़ा है, उसका माथा नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, तो इसको इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है। और अगर उल्टा इमेज बन गया, मतलब समझ लेना कि रियल इमेज बना रहा है। और अगर जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनता है, जैसे प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो तुम, तो क्या होता है, जैसे खड़े रहते हो, पैर नीचे है तो पैर को नीचे ही बनाएगा, माथा ऊपर है तो माथा को ऊपर ही बनाता है कि नहीं बनाता, बताओ, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा देख रहे हो कि जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट है उसी में इमेज बना रहा है, तो बेटा ये इरेक्ट इमेज बनता है। और तुम पहचान लो कि अगर सीधा सीधा इमेज बन रहा है मतलब वर्चुअल, इजी टू आइडेंटिफाई, ठीक है। उल्टा इमेज बना दिया तो रियल इमेज है, सीधा इमेज बना दिया तो वर्चुअल इमेज है। इसलिए लिखते हैं रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाती है तो वर्चुअल इमेज बनाती है, आसानी से पहचान लो। इट इज ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल इमेज जब भी बनेगा तो मिरर के सामने बनेगा। आप कनकेव मिरर में देखोगे जाके, जब भी रियल इमेज बनाता है तो मिरर के सामने बनाता है, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, इधर से पॉलिश सरफेस है, तो बताओ किधर बना रहा है, सामने बना रहा है कि पीछे बना रहा है, बताओ जल्दी से। मिरर के पीछे बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है वर्चुअल इमेज बन रहा है, सामने बनाएगा तो रियल इमेज, पीछे बनाएगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, अगर रियल इमेज कहीं बन रहा है वहां आप एक स्क्रीन लगा दो, एक व्हाइट पेपर लगा दो, मोटा सा व्हाइट कार्डबोर्ड लगा दो, तो वो स्क्रीन पर कैप्चर हो जाएगा, वर्चुअल कैप्चर नहीं होता है, ठीक है। और ये लास्ट डिफरेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी नहीं पढ़ेंगे चूंकि ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, अभी आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा नहीं। तो ये है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मामला, है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। रियल मिरर के सामने बनता है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनता है। रियल को कैप्चर किया जा सकता है, वर्चुअल को कैप्चर नहीं कर सकते। ओके बेटा, अब ये भी देख लो, ये भी देख ही लो कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है। आप ऑब्जेक्ट को रख दो प्लेन मिरर के सामने, रख दिया। अब यहां एक चीज मैं आपको जो है बता देना चाहूंगा, फिर ये इमेज बताता हूं, ठीक है। देखो यहीं बता देता हूं, देखो बेटा, मान लो ये प्लेन मिरर हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल भी चलो ड्राउ कर ही देते हैं। तो यहां क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को तो बेटा एंगल आई कहते हैं, इस एंगल को एंगल आर कहते हैं, जान ही रहे हो। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग सरफेस एंगल कहते हैं बेटा। मिरर और रे के बीच जो एंगल बनता है वो सरफेस एंगल होता है, और ये एंगल भी बेटा सरफेस एंगल होता है, और दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर हम इसका एंगल देखें, रुको कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसका एंगल देखें नॉर्मल के साथ मिरर का, तो 90 डिग्री एंगल बनता है। इधर भी देखें तो 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल आई और एंगल आर बराबर है, एंगल आई और एंगल आर बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है।
पहले से इक्वल है। तो अगर 90 डिग्री माइनस एंगल 1 करेंगे तो थीटा 1 आ गया, और 90 डिग्री माइनस एंगल 2 करेंगे तो थीटा 2 आ गया। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो थीटा 1 भी थीटा 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ के सरफेस एंगल भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर मान लो एग्जाम्पल ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो बेटा यहां भी अगर 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा, यहां भी 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा, तो बराबर ही हुआ ना। ठीक है, अब कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि एंगल आई निकालना है तो क्या करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा कर देते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिया तो एंगल आई निकल गया। ठीक है, एंगल आर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिया तो एंगल आर निकल गया। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये हुआ कि एंगल आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उसी तरह एंगल आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा उस साइड भेज दो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से एंगल आर प्लस थीटा प्लेन मिरर में 90 डिग्री है, तो एंगल आर निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे। अब कहोगे सर आप ये क्यों समझा रहे हो? ये इसलिए समझा रहा हूं बेटा क्योंकि इसकी अभी जरूरत है, इसकी अभी जरूरत है। ये मान लो मिरर है, अब कहां जरूरत है बता रहा हूं। ये मान लो मिरर है, ये मान लो मिरर है, आपने एक रे सीधा नॉर्मल के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर दिया, तो ये रे क्या होती है, अपने ही पाथ में रिट्रेस कर जाती है। इसका एंगल आई भी 0 हो जाता है, एंगल आर भी 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थीटा देखो कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। अब एंगल आई निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, और प्लेन मिरर में एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आई 0 निकला तो एंगल आर भी 0 ही निकल जाएगा। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन हमने यहां आपको बताया। ठीक है, इसको जरा सा जो है अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जरा सा इसको बार बार रिवाइज करके देख लेना, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने डिटेल कर दिया है। अब ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि इमेज जो हम लोग बना रहे हैं बेटा, ये मान लो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज कैसे बनाते हैं पूछा जाता है पेपर में कि प्लेन मिरर का इमेज आप कैसे बनाएंगे, प्लेन मिरर का इमेज आप कैसे, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज आप कैसे बनाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाए क्या करेंगे, इजी सा तरीका है, एक रे आप क्या करो, नॉर्मल के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर दो, तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन को रिट्रेस कर लेगी। ठीक, अब इस रे को आप पीछे की तरफ बढ़ा दो, बढ़ा दिए बेटा। दूसरी रे, ठीक है, दूसरी रे कोई भी जो है, कोई भी हम इंसिडेंट करते हैं, एक हेड से ले लिया, दूसरा बेस से ले लेते हैं, तो आपको पता है जितना एंगल बनाते हुए आई है उतना ही एंगल बनाते हुए चली भी जाएगी। ठीक है, अब इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं और जहां ये जाके मिला वहां एक वर्चुअल लाइन ड्राउ कर देते हैं, बस बन गया इमेज। हेड से हेड का पोजीशन आ गया, बेस से बेस का पोजीशन आ गया। समझे कैसे बना? एक बार फिर समझिए, एक बार फिर समझिए। एक रे हमने ऑब्जेक्ट के, यहां देखो ऐसे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे हमने नॉर्मल के डायरेक्शन में लिया, तो जैसे आ रही है वैसे ही चली भी जाएगी, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिए। और दूसरा बेस से ले लेते हैं बेटा, बेस से ले लेते हैं तो जितना एंगल बनाते हुए आया है उतना ही एंगल बनाते हुए चला भी जाएगा। अब इसको फिर प्रोड्यूस कर देते हैं, जहां जाके मिला वहां एक इमेजिनरी लाइन ड्राउ कर देते हैं, यही बन गया इमेज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट का नाम अगर ए बी रख लें तो इमेज आपका ए डैश बी डैश बन गया। और चूंकि सीधा बना तो वर्चुअल है,
या बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल है। ठीक है, अब इसका नेचर ऑफ इमेज देख लो। अभी जो प्लेन मिरर का आप इमेज बनाए हो उसका नेचर ऑफ इमेज देख लो बेटा। पहला वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, दूसरा ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। देखना बेटा, देखना बेटा, जितना बड़ा HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उतना ही बड़ा HI भी होगा, हाइट ऑफ इमेज भी होगा। और मिरर से जितने डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उतना ही पीछे जाके इमेज भी बनेगा, उतना ही पीछे जाके इमेज भी बनेगा। मतलब DO इज इक्वल टू DI होता है। मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा। ठीक है, तो ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब HI इज इक्वल टू HO हो गया। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज, मतलब DO बराबर DI हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है। और ये लैटरली इन्वर्टेड है, इस चीज को समझो। आप जब कभी भी मिरर के सामने खड़े होते हो, आप जब कभी भी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपने देखा होगा कि आपका राइट पोर्शन लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट पोर्शन राइट की तरफ दिखता है। क्योंकि आप ऐसे खड़े हो, इमेज उधर से घूम के बनता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रखो तो राइट पोर्शन प्लेन मिरर में लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखेगा। ये बेटा लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। जैसे ये लड़की यहां खड़ी है तो खड़ी तो, या ये महिला यहां खड़ी है तो ये खड़ी तो इधर से है लेकिन इमेज तो इधर से दिख रहा है। तो इसका राइट पोर्शन उधर लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट पोर्शन उधर राइट में दिखेगा। अब खुद से भी खड़े होकर देख सकते हो। यही फेनोमेना बेटा लैटरल इन्वर्जन कहलाती है, जहां एक इमेज अपीयर होता है रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पोर्शन राइट में, राइट पोर्शन लेफ्ट में। तो ये हो गया इसका नेचर ऑफ इमेज। याद हो गया? प्लेन मिरर का नेचर ऑफ इमेज याद हो गया? अरे वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, DO इज इक्वल टू DI होता है, HO इज इक्वल टू HI होता है और लेटरल इन्वर्टेड होता है। ठीक है, लेफ्ट पोर्शन राइट साइड में दिखता है, राइट पोर्शन लेफ्ट साइड में दिखता है। बात खत्म। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। एन ओल्ड वुमेन स्टैंड्स 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर ऑन अ वॉल। एक दीवार पर प्लेन मिरर टंगा हुआ है और एक महिला उससे 0.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ी है। थोड़ा सा ज्यादा होती तो क्या चला जाता, इसका चेहरा और अच्छा दिखता। ठीक है, हाउ फार इज हर इमेज? सिंपल सी बात है, DO इज इक्वल टू DI होता। अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ फार इज हर इमेज बिहाइंड द मिरर? मिरर के पीछे कितनी दूरी पर जो है इमेज बनेगा? तो अगर बेटा महिला यहां खड़ी है 0.5 मीटर पर तो इमेज भी 0.5 मीटर पर ही बनेगा, 0.5 मीटर पर ही बनेगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि DO इज इक्वल टू DI होता है। सिंपल सी बात है। अवे फ्रॉम हर, अच्छा मिरर से कितनी दूरी पर बनेगा? तो 0.5 मीटर। और उस महिला से कितनी दूरी पर बनेगा बेटा? तो 1 मीटर। ठीक है, अरे भाई मिरर से कितनी दूरी पर? तो 0.5। और महिला से कितनी दूरी पर? तो 0.5 इधर 0.5 इधर, 1 मीटर हो गया। सिंपल सी बात है। अगला देख लो। ए गर्ल इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की प्लेन मिरर से दूर जा रही है। किस वेलोसिटी से जा रही है बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड से। विद व्हाट वेलोसिटी इज सी गोइंग अवे फ्रॉम हर ओन इमेज? अच्छा चलो ठीक है, ये मिरर हो गया। लड़की इधर भाग रही है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो उसका इमेज इधर भागेगा 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, तो कह रहा है लड़की अपने इमेज के रिस्पेक्टिव, ये लड़की हो गई, ये इसका इमेज हो गया, इमेज के रिस्पेक्टिव कितना स्पीड से भाग रही है? तो बेटा 3 इधर और 3 इधर, तो 3 + 3 जो है कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। अरे दोनों एक दूसरे के विद व्हाट वेलोसिटी इज सी गोइंग अवे फ्रॉम हर इमेज?
इमेज से किस वेलोसिटी से जा रही है, तो ये भी भाग रही है 3 के स्पीड से, वो भी भाग रहा है 3 के स्पीड से, तो दोनों एक दूसरे से टोटल कितने स्पीड से सेपरेट हो रहा है, तो 3 + 3 = 6 मीटर/सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज 40 डिग्री। देखो मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और यहां एंगल दे दिया 40 डिग्री, मतलब थीटा आपको 40 डिग्री दिया है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताना जल्दी से। एंगल आई इज इक्वल टू, मैंने क्या पढ़ाया, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, तो जितना एंगल आई होता है उतना ही ना एंगल आर भी होता है बेटा, तो बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज द टोटल एंगल टर्न्ड बाय द रे, टोटल एंगल टर्न मतलब क्या होता है, रे कितना एंगल से टर्न करती है, टोटल एंगल टर्न मतलब होता है एंगल आई प्लस एंगल आर, तो टोटल एंगल टर्न इज इक्वल टू जो है टोटल एंगल टर्न कितना डिग्री हो गया बेटा, 100 डिग्री हो गया। रे कितना डिग्री एंगल कवर करती है, ये पूरा एंगल हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, तो टोटल एंगल टर्न हो गया 100 डिग्री। अगला है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बताया था आपको, फिर से बता देता हूं। नॉर्मल के डायरेक्शन में आती है तो थीटा का वैल्यू बेटा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये थीटा ही ना हुआ, मिरर और रे के बीच बनने वाला एंगल थीटा ही ना होता है, सरफेस एंगल ही ना होता है, ठीक है। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल और इसके बीच बनने वाले, इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले एंगल को एंगल आई कहते हैं, ठीक है, और मिरर और रे के बीच बनने वाले एंगल को तो बेटा थीटा ही ना कहते हैं, सरफेस एंगल की ही ना कहते हैं हम लोग। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है। आप क्या करो ना कि आप एक स्फेरिकल ग्लास ले लो, इस टाइप का ग्लास ले लो, इसको पॉलिश कर दो, बन गया मिरर, स्फेरिकल मिरर बन गया, ठीक है। अब ये दो तरीके से बन सकता है, एक कन्वेक्स मिरर बन सकता है, एक कॉनकेव मिरर बन सकता है, ठीक है। तो पहले मैं कॉनकेव ही बना के बताता हूं आपको, ठीक है। देखिएगा, अगर आपने बाहर से पॉलिश कर दिया ना, तो ये हो गया पॉलिश सरफेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें केव लगा हुआ है, याद करने के लिए आप समझ लो, इसमें केव लगा हुआ है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव जैसा हो, मतलब रे जो लाएंगे हम केव के तरफ लाएंगे तो वो कनकेव हो जाएगा, समझ में आ रही बात, और उसके अपोजिट लाएंगे तो कन्वेक्स हो जाएगा। केव जैसे स्ट्रक्चर में रे को ला रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रे को केव जैसे स्ट्रक्चर में ला रहे हैं, केव जैसे स्ट्रक्चर में ला रहे हैं तो कनकेव हो गया, और केव जैसे स्ट्रक्चर में नहीं ला रहे हैं, उठे हुए सरफेस पर ला रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उठे हुए सरफेस पर ला रहे हैं, उठे हुए सरफेस पर ला रहे हैं, तो बेटा कन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो है, इसमें आप क्या करो, तो बाहर से पॉलिश कर दो और केव जैसा सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया तो कनकेव हो गया। अब कनकेव का नेचर क्या होता है बेटा, यहां हम लोग क्या करेंगे, तो यहां हम लोग इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्राउ कर लेते हैं। अब कहोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है, बताता हूं आगे, ठीक है। ये क्या करती है, तो ये मान लो प्रिंसिपल है, थोड़ी देर के लिए मान लो ना, आगे बताता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप जितनी भी रे लाओगे ना, वो रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट से जाएगा, जितनी भी रे लाओगे रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट से जाएगा, चाहे नीचे से ले आओ रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट से जाएगा, और ले आओ रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट से जाएगा, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो ये क्या करता है
कि ये रे को कलेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर सबको कलेक्ट कर रहा है, तो बेटा ये नेचर कन्वर्जिंग नेचर कहलाता है। जितनी भी पैरेलल रेज आ रही है सबको रिफ्लेक्शन के बाद पहले एक पॉइंट पर जमा करवाता है, तब जाके आगे भेजता है, कलेक्ट करवाता है, तो ये बेटा कन्वर्जिंग हो गया। ठीक है, और इसका देख लो। ठीक है, तो कनकेव आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, और कन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। देख लो, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब तुम क्या करो, इसके पैरेलल रे लेके आओ। ले आए, जैसे ही लाओगे ये इसको भेज देगा, और पैरेलल लाओ, जैसे ही लाओगे ये इसको भेज देगा। तो ये एक जगह जमा तो नहीं कर रहा है ना बेटा, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहा है भाई। बिखरा दिया रे को स्कैटर कर दिया। रे तो पैरेलल आ रही थी, फैला दिया रे को। तो जहां कहीं भी स्कैटरिंग की बात होती है, रे को स्कैटर करने की बात होती है बेटा, तो वो डाइवर्ज करना कहलाता है फिजिक्स में। हाँ, एक बात है कि जो भी रे डाइवर्ज कर रही है उसको अगर आगे प्रोड्यूस करो, ठीक है, आगे प्रोड्यूस करो, तो सब एक ही पॉइंट पर मिलती हुई मालूम देती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई मालूम देती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर सकती है या एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई मालूम दे सकती है ना। वहां से डाइवर्ज नहीं हो रही है, लेकिन उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है वो भी फोकस होता है, जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती है वो भी फोकस होता है। तो चलो ये सब तो आगे पढ़ेंगे ही हम लोग। अभी फिलहाल जो बात है कि कनकेव जो है सबको लाके एक पॉइंट पर पटक दिया, एक जगह सही में मिला दिया, रियली उसको इंटरसेक्ट करवा दिया, तो वो कन्वर्जिंग हो गया। ये सबको बिखरा दिया एक ही पॉइंट के डायरेक्शन में, फोकस के ही डायरेक्शन में, लेकिन सबको बिखरा दिया, तो ये बेटा डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो गया, एक कनकेव, एक कन्वेक्स। कनकेव कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। तो सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, चूंकि 1 शॉर्ट लेक्चर है। अब इसका टर्म्स देख लो फटाफट, मैं आपको स्फेरिकल मिरर के टर्म्स बताता हूं। ये आपका हो गया मिरर, रुको कलर चेंज कर देता हूं। ये आपका हो गया मिरर, ये मिरर हो गया। किसी भी मिरर का सेंट्रल पॉइंट बेटा पोल कहलाता है। पहली बात, फोकस तो आपने अभी तुरंत पढ़ा ही था, जहां पैरेलल रेज कन्वर्ज करती है या जहां से डाइवर्ज होते हुए मालूम देती है, वो फोकस हो गया। अब क्या करो कि मिरर का एक इमेजिनरी स्फीयर तैयार कर लो, मिरर का इमेजिनरी स्फीयर तैयार कर लो, सर्किल तैयार कर लो। तो सर्किल में एक सेंटर भी होता है बेटा, इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। मिरर का जो सेंटर है वो पोल हो गया, और मिरर जिस स्फेयर का एक हिस्सा हो सकता है या जिस स्फेयर को हमने मिरर के लिए ड्राव किया है उसके सेंटर को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीनों बातें क्लियर हो गई। मिरर का सेंट्रल पॉइंट पोल हो गया, मिरर के स्फेयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। अब देखो, एक इमेजिनरी लाइन ड्राव करो जो सेंटर से जाती है और पोल को मीट करती है, सेंटर से जाते हुए पोल को मीट करती है। ठीक है, इस इमेजिनरी लाइन को ही बेटा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलो, तो अभी तुमने तुरंत पढ़ा था, पहले एक बार देख लो। ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर का इमेजिनरी स्फेयर, मिरर का सेंट्रल पॉइंट पोल हो गया, और मिरर जिस स्फेयर का एक हिस्सा हो सकता है उसके सेंटर को बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? प्रिंसिपल फोकस क्या है बताया ही था मैंने आपको कि रे अगर आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही है या जहां से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है,
उस पॉइंट को बेटा प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला है फोकल लेंथ। ठीक है, देखो मैं आपको फोकल लेंथ बताता हूं। किसी भी मिरर का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा? पोल, और पोल को ही मिरर का ओरिजिन माना जाता है। आगे ये भी समझा दूंगा मैं आपको। तो पोल से सारे डिस्टेंसेस इसलिए पोल से ही मेजर होते हैं। जैसे आप कार्टेशियन ड्राउ करते हो ना, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हो? एक्स के तरफ ओरिजिन से, एक्स डैश के तरफ ओरिजिन से, वाई के तरफ ओरिजिन से, वाई डैश की तरफ ओरिजिन से। तो सारे डिस्टेंसेज आप ओरिजिन से ही ना मेजर करते हो बेटा। ठीक है, इन द सेम वे पोल ओरिजिन है, तो पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर, ये तो रेडियस हो गया ना। सर्किल है तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। तो यहां रेडियस नहीं कहते हैं, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और एक रिलेशनशिप जान लो, F इज इक्वल टू होता है R/2। चूंकि फोकस जो होता है ना, इस दोनों पॉइंट के बीच में होता है। ध्यान से देखना, फोकस इस दोनों पॉइंट के बीच में होता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो दिस टोटल बाय 2 हो जाएगा। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू R/2 होता है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल फोकस भी बता दिया बेटा। फोकस को यहाँ प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाएगा, क्योंकि ये फोकस जो बन रहा है ना, ये किस एक्सिस पर बन रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पर बन रहा है, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं बेटा। फोकल लेंथ बता दिया मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दिया। अब एपर्चर देख लो। किसी भी मिरर का, रुको क्लियर करके बताता हूं, किसी भी मिरर का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिस जिस एरिया से लाइट आके रिफ्लेक्ट हो सकती है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका एपर्चर कहलाता है। द लाइट इफेक्टेड एरिया ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? तो लाइट इफेक्टेड तो कोई भी एरिया हो सकता है। यहां भी लाइट आ सकती है, यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। जितना दूर तक मिरर का एरिया है कहीं भी आ सकती है रे। ठीक है, तो लाइट इफेक्टेड एरिया जो है, ठीक है, या पूरा रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है मिरर का, वो बेटा उसका एपर्चर कहलाती है। अब देख लो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। हम अभी बताए थे आपको, कॉनकेव मिरर जिसमें केव जैसे एरिया में, पीछे तो पॉलिश किया हुआ है, केव जैसे एरिया से रिफ्लेक्शन हो रहा है, केव जैसे एरिया से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो अब इसका इमेज जो बनाना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है इमेज। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि सर इमेज कैसे बनाएं। मैं आपको सिंपलेस्ट ट्रिक बताता हूं इमेज बनाने का। पहले आप रूल्स देख लो। ठीक है, देख लो। अगर कोई रे पैरेलल आती है, रूल याद रखना, ठीक है, इजी है। पैरेलल आती है तो फोकस से निकल जाएगी, नंबर 1। अगर फोकस से जाती है तो बेटा पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आई तो फोकस से आई तो पैरेलल, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट करवाते हो तो जितना एंगल बनाते हुए आती है उतना ही एंगल बनाते हुए निकल भी जाती है। क्लियर हो गया? चारों याद हो गया। पैरेलल आया, फोकस से निकल गया, फोकस से आया, पैरेलल हो गया, सेंटर से गया, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लिया, और डायरेक्ट पोल पर आया तो जितना एंगल बनाते हुए आया उतना ही एंगल बनाते हुए निकल भी गया। तो ये 4 रूल्स हैं जो आपके कॉनकेव मिरर के इमेज के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्ट को अभी हमने, पोजीशंस देखो, इमेज बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अभी हमने इन्फिनिटी पर रखा है बेटा। कहां रखा है? इन्फिनिटी पर रखा है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब काफी दूर, धीरे धीरे नजदीक लाएंगे। ठीक है, काफी दूर है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना, बस इमेजिन कर लो। जैसे प्लेन मिरर में हमने आपको सिखाया था ना कि एक रे अपर पॉइंट से लाएंगे,
फोकस से भेज देंगे। दूसरा बताओ, लोअर पॉइंट भी जरूरी है, यहां से लाएंगे, इसको भी फोकस से भेज देंगे। तो देखो बेटा, रियल इंटरसेक्शन होता है ना रे का, रे सही में जाके मिलती है ना, तो रियल इमेज बन रहा है। और रियल इमेज जब भी बनेगा तो मिरर के सामने बनेगा, पीछे नहीं बनता। पीछे वर्चुअल बनता है, रियल वाला सामने बनता है। तो बेटा इमेज कहां बन गया? फोकस पर। जब आपने इन्फिनिटी पर रखा था तो इमेज बन गया फोकस पर, रियल बना, इन्वर्टेड बना, बहुत छोटा सा बना। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते हैं। ठीक है, मतलब यहां देखना कौन सा पॉइंट है, सी। पहले बहुत दूर रखे थे, अब धीरे धीरे नजदीक लाते हैं, सी के करीब लाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रख दिया हमने बियॉन्ड सी, सी से पहले रख दिया। तो एक रे क्या करेंगे? एक रे तो आप याद ही रख लो कि किसी भी मिरर के इमेज फॉर्मेशन में एक रे तो आप उसके माथे पर से लेके जाओगे ही, पैरेलल लेके जाओगे। और पैरेलल जिसको भी लेके जाओगे उसको कहां से गुजार दोगे बेटा? फोकस से। अब दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। आगे जितना भी पॉइंट है कहीं से लेके जा सकते हैं, सी से, एफ से, पी से, मैंने सारे रूल्स बता दिए। तो यहां हम सी से लेके जा रहे हैं, तो इंटरसेक्शन यहां हुआ ना बेटा, तो यहां इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, कैसा इमेज बना? रियल बना, इन्वर्टेड बना, ऑब्जेक्ट से छोटा बना। समझ में आ रही बात? तो मैं जो कह रहा था कि मैं ट्रिक बता दूंगा वो ये है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे नजदीक लाओगे इमेज दूर होता चला जाएगा, ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा तो इमेज दूर होता चला जाएगा, या ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज पीछे होते जाएगा और बड़ा भी होते जाएगा। अब देख लो, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, फोकस पर बना है इमेज, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे लाए हैं इमेज पीछे हटा है। पहला फोकस पर बना था, इमेज पीछे हटा है। और आगे बढ़ाएंगे और पीछे आएगा, और आगे बढ़ाएंगे और पीछे आएगा, प्लस उसका साइज भी बड़ा होता चला जाएगा। यहां बहुत छोटा बना था, अब वहां देख लो थोड़ा सा बड़ा बनता है। ठीक है, और कन्वर्जिंग के केस में याद रखो बेटा, यहां 6 कंडीशंस होते हैं, 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, जिसमें लगातार पहले 5 केसेस रियल बनते हैं और लास्ट वाला एक केस वर्चुअल बनता है। चाहे मिरर में देख लो, चाहे लेंस में देख लो, कन्वर्जिंग है। टोटल 6 केसेस बनेंगे, 5 रियल बनेंगे और लास्ट वाला वर्चुअल बनेगा। तो चलो और नजदीक लाते हैं। अब हम सी पर ले आते हैं। पहले बियॉन्ड सी रखे थे, याद होगा, यहां रखे थे। अब सी पर लाते हैं, फिर वही बात, वही कहानी। एक रे पैरेलल फोकस से, और दूसरा आपकी जहां मर्जी है, आगे फोकस भी है, आप यहां से भी पास कर सकते हो। आप चाहो तो फोकस से पास कर लो, तो फोकस से तो आपको पता ही है कि पास होता है तो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, मिलेगा वहीं। ठीक है, तो आगे जो भी पॉइंट है, जैसे यहां देखो पोल से रे को लाया गया है, दूसरा रे डायरेक्ट पोल पर लाया गया है। तो पोल पर लाया तो जितना एंगल बनाते हुए आया है उतने एंगल बनाते हुए चला भी जाएगा, तो जहां इंटरसेक्शन होगा वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो ध्यान रखो यहां कि इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे होता जा रहा है इमेज पीछे होते जा रहा है, तो सी वाला इमेज बेटा सी पर ही बनेगा। और क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, उल्टा ही बन रहा है, आप देख ही रहे हो। और नजदीक लेके जाओ और दूर जाएगा। ठीक है, करना वही है, एक रे पैरेलल फोकस से निकाल दिया, दूसरा पोल पर लेके गए, उतने एंगल बनाते हुए निकाल दिया, जहां इंटरसेक्ट किया वहीं पर उसका इमेज बन गया। ठीक है, और क्या देख रहे हो कि सी पर तो ऑब्जेक्ट बराबर हो गया इमेज के, एच ओ इज इक्वल टू एच आई हो गया। पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया। देख लो, एक सेकंड देख लो, देख ही लो। पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब क्या हो रहा है? बराबर हो गया। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, और नजदीक लेके जाएंगे और बड़ा हो जाएगा। तो मामला वही है, ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा तो इमेज पीछे होता जाएगा। देख लो बेटा, और नजदीक लेके जाओ, फोकस पर लेके जाओ,
करना वही है, एक रे पैरेलल, इसको फोकस से गुजार दो, काफी दूर तक निकलेगा। दूसरा डायरेक्ट पोल पर ले आओ, जितना एंगल बनाते हुए आया है उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगा और एक बहुत बड़ा इमेज बना देगा। एच आई इज वेरी मच ग्रेटर देन एच ओ, है ना। और पांचवा केस है, मैंने आपको क्या कहा था, लगातार 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड ही देगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर रखे थे, देख लो, इन्फिनिटी पर रखे थे, एट इन्फिनिटी कहां बना था भाई, फोकस पर। फिर बियॉन्ड सी रखे थे, बिटवीन सी एंड एफ बन गया था, खिसक गया था। सी का सी पर बना था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इमेज हमारा पीछे हटता गया। ठीक है, अब लास्ट वाला केस है, यहां लेके आ जाओ। इससे पहले फोकस पर रखे थे ना, और आगे लेके आओ। तो एक रे तो बेटा ले आए तुम पोल पर, चूंकि आगे पोल ही है, जितना एंगल बनाते हुए आया उतना ही एंगल बनाते हुए निकल भी गया। और दूसरा रे तुम यहां सेंटर से लेके जाओ ऑब्जेक्ट के हेड को टच करते हुए। अब कहोगे सर सेंटर से लेके जाएंगे तब तो ये रिट्रेस न कर जाएगा, सही बात है, रिट्रेस कर जाएगा बेटा, लेकिन पीछे प्रोड्यूस करना है। इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो, दोनों जहां जाके मिलता हो, चूंकि आगे तो कहीं मिलना है नहीं ना इसको। एक रे तुम लाए हो, गुजार दिए, रिफ्लेक्ट करवा दिए। दूसरा सी से लेके गए, अपने ही पाथ को इसने रिट्रेस कर लिया, तो कहीं आगे तो मिलना पॉसिबल है नहीं, तो पीछे प्रोड्यूस कर दो जहां मिलता हुआ मालूम पड़ता है। तो यहां एक वर्चुअल इमेज बन जाता है, लेकिन इमेज बड़ा ही बनता है, एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ ही बनता है। क्लियर। तो इस तरह से कनकेव मिरर के हम लोगों ने सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन के कंडीशंस देख लिए बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में चलते हैं जो डाइवर्जिंग है। अब आपके दिमाग में सर उसका भी 6 कंडीशन है क्या? ठीक है बेटा, ट्रिक तो मैंने बता ही दिया कि ऑब्जेक्ट को आगे करते जाओ, इमेज पीछे होता चला जाएगा। बस ये ध्यान में रखो, 6 कंडीशन हो गए, 12 कंडीशन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट आगे लेते जाएंगे, इमेज पीछे लेते जाएंगे, उसका साइज भी बड़ा करते जाएंगे, झमेला खत्म। ठीक है, वैसे कॉन्वेक्स के बारे में मैं बता दूं, उसका 2 ही कंडीशन है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा अब आगे समझते हैं, है ना। कनकेव मिरर का तो सारा का सारा आपने समझ ही लिया, इमेज फॉर्मेशन। अब कन्वेक्स मिरर में चलते हैं। ठीक है, जहां तक आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में जानकारी है, आप जानते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अब डाइवर्जिंग मिरर की क्या खासियत है ये भी पता है आपको। ठीक है, क्या पता है कि रे आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, स्कैटर कर जाएगी, है ना बेटा। तो इसका अगर आप देखें रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर का, ठीक है, तो अगर कोई भी रे, ठीक है, कोई भी रे, चलो यहां बना के बताता हूं, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, स्कैटर जरूर करेगी, लेकिन बेटा स्कैटर जो करेगी, आप अगर उस डायरेक्शन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस का पॉइंट मिल जाएगा आपको, है ना। इसमें दोनों तरफ प्रिंसिपल एक्सिस ड्राउ करना होता है, दिखाना होता है। चूंकि भले ही इसका इमेजिनरी फोकस ही हो, है तो इसी साइड, ठीक है, इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो, है तो इसी साइड, ठीक है, तो इसका एफ और सी दिखाने के लिए इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस ड्राउ करते हैं। और ऑब्जेक्ट वगैरह का प्लेसमेंट बेटा हम लोग लेफ्ट साइड करते हैं, इसीलिए इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस ड्राउ करते हैं। अब कहोगे सर ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रे डाइवर्ज कर रही है, तो इमेजिनरी फोकस बेटा बन तो रहा है मिरर के पीछे ही, तो एफ तो वहीं लिखना होगा, तो जिधर एफ होगा उधर सी भी होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको इधर भी ड्राउ करना होगा, एफ डैश और सी डैश आपको यहां दिखाना पड़ेगा। ओके, तो
चलो रूल की बात कर रहे थे, तो पैरेलल आया, डाइवर्ज कर गया, किसके डायरेक्शन में बेटा? फोकस के डायरेक्शन में। ये पहला रूल हो गया। दूसरा देख लो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आते हो तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन होता है। रे जिस पाथ में आती है अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ठीक है ना? अगर कब ऐसा होता है? अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आती है तो दो ही रूल है बेटा। एक पैरेलल आया, डाइवर्ज करेगा, फोकस के लाइन में डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और दूसरा जब सेंटर के डायरेक्शन में आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आता है, तो अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेता है। बस ये दो रूल्स हैं, इसी पर इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इन्फिनिटी पर रखा। पता ही आपको ऑब्जेक्ट दिखाना नहीं होता इन्फिनिटी पर, बस इमेजिन कर लें। एक अपर पॉइंट से पैरेलल ले लीजिए, डाइवर्ज करवा दीजिए, पीछे बढ़ा दीजिए। एक लोअर पॉइंट से पैरेलल ले लीजिए, डाइवर्ज कर दीजिए, पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कहाँ मिलता हुआ मालूम पड़ेगा बेटा? फोकस पर। तो सही में इंटरसेक्ट नहीं ना कर रहा है, इंटरसेक्ट होता हुआ मालूम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा और डिमिनिस्ड बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी का इमेज फोकस पर ही बना देता है। और दूसरा केस, आप चाहे ऑब्जेक्ट को यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, चाहे जहां भी रख लो, इमेज जो बनेगा वो P और F के बीच में ही बनेगा, है ना? कैसे? तो एक तो रूल कांस्टेंट है, पैरेलल ले जाओ, फोकस के डायरेक्शन में इसको डाइवर्ज करवा दो। पैरेलल तो सब में ले जाते थे ना, इसलिए मैंने कहा। और दूसरा, सेंटर के डायरेक्शन में ले आओ, सेम पाथ को क्या कर लेगा? रिट्रेस कर लेगा, पीछे बढ़ाओगे, प्रोड्यूस करोगे, जहां जाके मिलता हुआ मालूम पड़ेगा वहीं इसका क्या बन जाएगा बेटा? इमेज बन जाएगा। तो इन्फिनिटी का फोकस पर बनता है और बाकी कहीं भी रखो, P और F के बीच में ही बनेगा, यही दोनों रे बनाएगी। थोड़ा सा इधर बन सकता है, थोड़ा सा उधर बन सकता है, ठीक है। और चूंकि इमेजिनरी इंटरसेक्शन है तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा, ये भी बात कंफर्म है। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो कन्वेक्स और कनकेव दोनों का इमेज फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको। अब आप करना क्या बेटा कि दोनों का यूज देख लेना एनसीईआरटी से, कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का, उसको आप याद कर लेना। अगला है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसी पर हम लोग सारा का सारा न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स का सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए इमेज फॉर्मेशन को जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करना। कनकेव का 6 केस, कन्वेक्स का 2 केस, ठीक है। उसको जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर तुमको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन्ड वे में, वहां जो है वहां तो चलो सिर्फ सिंबॉलिक बताया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन्ड वे में बताता हूं, ठीक है। देख लो, ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आप क्या करो ना कि इधर भी एक्सिस ड्राउ कर लो, इधर भी एक्सिस ड्राउ कर लो, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। आपके एनसीईआरटी ने पढ़ाया है बेटा, एक्स डैश, यहां भी आप एक वाई डैश ड्रॉ कर ही लो। और कार्टेशियन तो आपने पढ़ा ही होगा ना, एक्स वाई जो होता है, एक्स डैश, वाई डैश। एक्स पर जितना भी मेजरमेंट है पॉजिटिव होगा, एक्स डैश पर नेगेटिव होगा, वाई पर पॉजिटिव होगा, वाई डैश पर नेगेटिव होगा। बस इसी कैलकुलेशन पर हम लोग काम करेंगे बेटा, बढ़िया से समझो। तो पोल बन गया ना ओरिजिन, बीच में क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट ही होता है ना, ओरिजिन ही होता है ना, तो पोल आ गया ना बीच में। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का ओरिजिन उसका पोल हो जाएगा। अब पोल से फोकस तक का डिस्टेंस बेटा फोकल लेंथ हो गया। कनकेव मिरर में पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट बताना। देखो,
न्यूमेरिकल्स जो भी तुम्हारे सामने आएंगे, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं। न्यूमेरिकल्स जो भी तुम्हारे सामने आते हैं ना बेटा, उसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं रहता है। कोऑर्डिनेट आपको डिसाइड ना न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ना आंसर में दिया रहेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्टिक्स की, आपको डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा कनकेव मिरर है, इसका फोकस इधर होगा, रेडियस इधर होगा, तो दोनों नेगेटिव होगा। एक्स डैश के तरफ, अब सिंपली याद रखो ना, राइट हैंड साइड इधर कुछ भी मेजर कर रहे हो पॉजिटिव, इधर कुछ भी मेजर कर रहे हो नेगेटिव, ऊपर माथे की तरफ पॉजिटिव, पैर की तरफ नेगेटिव। ठीक है, तो यहां हम इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, एफ नेगेटिव हो गया, आर नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से दिखाया जाता है बेटा। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट किस साइड रखा, दाहिने साइड रखा क्या? आप कहोगे नहीं सर बाएं साइड, तो बाएं साइड तो यू भी नेगेटिव हो जाएगा। और याद रखना, चाहे मिरर हो या लेंस हो, आंख बंद करके यू नेगेटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले नंबर में आओ बेटा, इसका इमेज बनेगा यहां पर। ठीक है, इमेज यहां पर बन जाएगा, इमेज यहां पर बन जाएगा, ये वाला बन गया इमेज, ए डैश बी डैश। अब इमेज के डिस्टेंस को बेटा वी से दिखाते हैं, तो इमेज भी तो इधर ही बन रहा है ना, तो इसका सारा का सारा डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब एच ओ देख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है बेटा, ऊपर की तरफ है, वाई पर ही ना मापोगे इसको, इसके सामने देख लो ना, वाई ही है ना, वाई पर ही ना मापोगे, तो एच ओ पॉजिटिव हो जाएगा। और एच आई नीचे की तरफ है, ठीक है, पैर की तरफ है, वाई डैश की तरफ है, तो एच आई बेटा इसका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इतना नहीं सोचना है, बस ये एक बात बस दिमाग में रखनी है। ठीक है, कि भाई लेफ्ट बन रहा है नेगेटिव, राइट बन रहा है पॉजिटिव, ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, नीचे बन रहा है नेगेटिव, बस इतना सा ध्यान में रखो। ठीक है, और इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, अब चलो इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग कॉन्वेक्स से भी ले लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, देखो बेटा, ये मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका एफ देख लो, एफ किधर होता है, राइट साइड ना, तो इस बार पॉजिटिव हो जाएगा। सी यहां हो गया। ठीक है, ये भी चलो खींच ही देते हैं तुम्हारे लिए, एक्स डैश वाई, वाई डैश, यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ, यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। अब इतना ही डिस्टेंस माप के आप इधर एफ डैश लिख दो, इमेजिनरी पॉइंट मान लो, इतना ही डिस्टेंस माप करके आप इधर सी डैश रख लो। ठीक है, तो इसका जो है, इसका एफ क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, आर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखोगे, ठीक है ना, तो यू देख लो जो मैंने कहा था, लेफ्ट साइड ना, मिरर के लेफ्ट साइड बना रहे हो ना तुम, ठीक है, पोल के लेफ्ट साइड बना रहे हो ना तुम, ठीक है, तो यू बेटा नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है पता है तुमको, हे यहां बनेगा, रुको कलर चेंज कर देते हैं, हे यहां बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां रखते हो और इमेज कहां बनता है, इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। एच ओ ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, एच आई भी वर्चुअल इमेज ना, ऊपर की तरफ ही ना, तो एच आई भी पॉजिटिव। ठीक है, तो बस वही मामला यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है बेटा। लेफ्ट गए, पोल से लेफ्ट गए तो नेगेटिव, राइट गए तो पॉजिटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव और नीचे गए तो नेगेटिव। बस ये बात ध्यान में रखनी है, सारा कॉन्सेप्ट आपका बनता चला जाएगा। यही है साइन कन्वेंशन, है ना। साइन लिखने में आपको सावधानियां रखनी होती है। एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, हम लोगों ने पढ़ा था जब रियल इमेज वर्चुअल इमेज का डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वहां पर मैग्निफिकेशन।
जिसमें रियल इमेज जो है इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव किया गया था और वर्चुअल इमेज जो है इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किया गया था। अब क्यों, ऐसा क्यों, अब आप समझ पाओगे। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है बेटा HI/HO, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब मान लो आप यहां भी ऑब्जेक्ट रखो तो HO तो चलो पॉजिटिव ही रखोगे, रियल इमेज उल्टा बनेगा नीचे की तरफ तो HI क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। वर्चुअल में देख लो, जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में इमेज, तो बेटा HO भी पॉजिटिव, HI भी पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहां क्या कर लो, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो HI/HO जैसे ही करोगे तो दिमाग में आ गया होगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। तो जहां कहीं भी मैग्निफिकेशन आपको न्यूमेरिकल में नेगेटिव आ जाए समझ लेना कि वहां रियल इमेज बन रहा है। और इसमें HI/HO करोगे तो मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। जहां भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिख रहा है वहां समझ लेना कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। समझ में आ रही है बात, अच्छी तरह से समझ में आ रही है बात। अब देखो, एक फॉर्मूला तो तुमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए ध्यान में रखना है, F इज इक्वल टू R/2। दूसरा M इज इक्वल टू HI/HO और स्फेरिकल मिरर में M इज इक्वल टू -V/U हो जाता है बेटा। तो फॉर्मूला के हिसाब से M इज इक्वल टू HI/HO हो गया, तो M के जगह आप लिख ही सकते हो HI/HO इज इक्वल टू -V/U हो गया। तो यहां पर फाइनल रिलेशन आ गया HI/HO इज इक्वल टू -V/U। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, दूसरा ये ध्यान में रखना है, और तीसरा है मिरर फॉर्मूला बेटा 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। बात वही है, F है फोकल लेंथ, U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V है इमेज डिस्टेंस, है ना, जो मैं आपको बता रहा था अभी जस्ट पहले। और ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, इसका गिवन लिखना है। पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो कि दिया हुआ क्या सब है। फाइंड द नेचर, नेचर निकालना है, साइज निकालना है, पोजीशन निकालना है, किस चीज का भाई, इमेज का, मतलब नेचर रियल है कि वर्चुअल है। साइज मतलब HI निकालना है, पोजीशन मतलब V निकालना है, जहां इमेज बनता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, V कहलाता है। When an object of size, एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है और इसका कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव ले लेना है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, उस ऑब्जेक्ट को जो रखा 15 सेंटीमीटर पर। अब U का कोऑर्डिनेट बताओ, -15 हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि न्यूमेरिकल में दिया नहीं रहता है। ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है, आपको खुद से सोच के लिखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ, अब तुरंत दिमाग में ले लो, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। सर लेफ्ट साइड में बन रहा है सर, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे सर, बिल्कुल सही सोचा आपने, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब निकालना क्या है भाई, V निकाल लेना है, HI निकाल लेना है और इमेज का नेचर बता देना है। ओके बेटा, यही प्रॉब्लम है। अब देखो बेटा, यहां करते क्या है हम लोग, यहां करते क्या है हम लोग, इस पर बात करते हैं। U दिया है, F दिया है, V निकालना है, आराम से निकल जाएगा। मिरर फॉर्मूला बिकॉज 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। V निकालना है, V वाला आप एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड डाल दो। बच्चे यही गलती करते हैं, बिल्कुल हॉच पॉच सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, बड़े गंदे ढंग से कैलकुलेशन कर देते हैं। भैया जो निकालना है उसको एक साइड रख लो, बाकी सबको एक साइड जो है भेज दो।
तो 1/v इज इक्वल टू 1/f हो गया, f -10 है, -1/u, u कितना है बेटा, -15 है। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। चलो फटाफट एलसीएम कर लेते हैं, 30 हो जाएगा, -3 हो गया, +2 हो गया, -1/30 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 हो गया, तो v इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, v इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का मतलब है कि इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर पर, और नेगेटिव कोऑर्डिनेट का मतलब है कि भाई लेफ्ट साइड में बनेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलो v तो निकल गया, अब निकालना है बेटा hi। ठीक है, चलो निकालते हैं। अगला फॉर्मूला हमने आपको दिया हुआ था, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। hi/ho 1 सेंटीमीटर था बेटा, -v आपने 30 निकाला था, u -15। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ho 1 सेंटीमीटर, u -15, v -30। ठीक है, बस यही तो लेना था, सही सही लिए हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ जब आप सॉल्व करते हो ये तो कैंसिल हो गया, तो hi/1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बेटा, hi इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर आ गया, hi निकल गया, -2 आ गया, मतलब इमेज जो है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल है और इन्वर्टेड है क्योंकि साइन नेगेटिव आ रहा है। या आप और जोड़ सकते हो, एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, 2 गुना बड़ा बनता है इमेज ऑब्जेक्ट से। समझ में आ गई बात बेटा? तो खुद से भी बना के देखना इसको। अगला देख लो, एक कॉनकेव मिरर, फिर एक कॉनकेव मिरर दिया है, मैं आपको गिवन सिखा देता हूं, बता देता हूं। अब जो कॉनकेव जैसे ही आए तो अब तुरंत उसका डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पूरा डायग्राम आ जाना चाहिए दिमाग में। एक कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। देखो बेटा, गिवन है r इज इक्वल टू -40 लिख देते हैं। अब कहोगे क्यों? आप समझ ही रहे हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। r इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। अब r का तो किसी फॉर्मूला में यूज है नहीं कि r अगर -40 आ गया तो f क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू r/2 -20 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, भी निकालना है आपको, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, hi निकालना है आपको। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ho तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हो। प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को रखा है 80 सेंटीमीटर पर, तो u हो गया -80 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप यहां देखो कि फिर आपको u और f पता है, v निकल जाएगा, तो पहला फॉर्मूला आप यहां यूज करना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जैसे अभी मैंने सिखाया। फिर आप hi के लिए फॉर्मूला यूज कर देना, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। आराम से बेटा इसको सॉल्व कर लेना खुद से। न्यूमेरिकल्स को जब सारे कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो तो खुद से उसको सॉल्व करके देखना चाहिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन देख लो, कोऑर्डिनेट खुद से डिसाइड करो, और न्यूमेरिकल्स का जो है न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं इतना इन डिटेल, इतना रुक करके बढ़िया से बता रहा हूं। ठीक है, अब चलो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ओके। गिवन ho तो हमेशा पॉजिटिव लेना है भैया, 5 सेंटीमीटर हाई, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है, अंधाधुंध रखो, -10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब तुरंत दिमाग में ले लो, कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसका फोकस भी इधर होगा, सेंटर भी इधर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस इधर है तो बेटा पॉजिटिव ही होगा।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 सेंटीमीटर है, रेडियस है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब कहाँ बना, नेचर और हाइट ऑफ द इमेज, HI निकालना है और इसका नेचर भी हमको लिखना है, नेचर भी हमको लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला वही 3 फॉर्मूला है, उसी से सारा का सारा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स के कारण, लेकिन बेटा फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है बेटा, फिर से चलो v ही निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है बेटा 15, माइनस 1/u कितना है -10, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इस बार। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। आप LCM ले लो, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 5/30 आ गया बेटा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6 हो गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर निकल गया। v इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब समझ में आ रही होगी बात, अब समझ में आ रही होगी बात के कोऑर्डिनेट में सर क्या सिखा रहे थे। ठीक है, अब इसका बेटा HI निकालना है, आप आराम से निकाल लो, v मैंने निकाल ही दिया, HI/HO इज इक्वल टू v/u। वैल्यू पुट कर लो, HO का वैल्यू पुट कर दो, v का पुट कर दो, u का पुट कर दो, HI निकल जाएगा। और HI अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। ठीक है, और HI अगर नेगेटिव आ रहा है क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है पढ़ने में मजा आया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और जिन बातों पर ज्यादा फोकस करना है वो बातें भी मैंने बता ही दी बेटा, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।